हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, मतलब 5 ही क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही जाना है। जैसे पहला प्रश्न देखो, इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, पहला प्रश्न देखो कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। आप लोग अपने माइंड से भी सोच सकते हो कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जो ऊष्मा है उसको बाहर निकलना, ऊर्जा को बाहर निकालना। ठीक है, तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन जो है ना, जो आप खाना खाते हो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। ठीक है, जो भोजन होता है जिसको आप खाते हो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उसके फलस्वरूप क्या ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है, जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। अगर आप 2-3 दिन खाना ना खाओ तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रह जाएगी और काम करने की क्षमता नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही जो खाना है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है और वही हमें कार्य करने की शक्ति भी प्रदान करता है। और श्वसन की क्रिया का समीकरण निम्नवत है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक समीकरण बता देता हूं ताकि आपका स्पष्ट हो जाए कि ये कैसे हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो एक समीकरण देख लो, जैसे आप लोगों को श्वसन का समीकरण तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जैसा C6 है एंड H12 है O6 है। ठीक है, C6H12O6 ये किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। किसका फार्मूला है स्टूडेंट, ग्लूकोज का। ध्यान से समझो थोड़ा सा, अगर आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला है। अब ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन का मतलब जैसे मैंने 6O2, ये आप लोगों को पता होगा श्वसन का जो समीकरण है, ये हमारा ऑक्सीजन है। मैं नाम भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों का छोटा से छोटा कंफ्यूजन भी ना रह जाए। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीजन है एंड ये जब अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आप लोगों को पता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलता है ना, तो 6CO2 हमारा बाहर निकल जाएगा, 6CO2। ठीक है, एंड प्लस हमारा 6H2O भी बाहर निकलेगा। ठीक है, 6H2 यानी कि पानी और प्लस ऊर्जा। देखो प्लस ऊर्जा है ना, मतलब ऊर्जा बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्माशोषी। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, नाम मैं लिख देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये है जल। और ये हमारा ऊर्जा बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है बाहर, ऊर्जा बाहर निकल रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। अगर ऊष्माशोषी की बात की जाए तो उसमें ऊर्जा बाहर नहीं निकलती बल्कि ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, तब यहां प्रोडक्ट मिलता है, उत्पाद मिलता है, और यहां ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इसलिए हम लोग किसी भी समीकरण में कोई भी चीज हो, अगर ऊर्जा बाहर निकल रही हो तो वो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। मान लो प्लस ऊर्जा लगा हो, प्लस ऊर्जा का मतलब है कि इसमें बाहर ऊर्जा निकल रही है, तो वो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। अगर यहाँ माइनस ऊष्मा लगा होता तो वो हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता। ठीक है, मतलब ऊर्जा को अवशोषित करना। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट पहला क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 7 अंक का पूछा जाता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। अब आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाना है और पूरा याद कर लेना। जितना मैं आपको बताऊंगा इनके पार्ट्स सब कुछ आप लोगों को याद करना है। ठीक है, मानव नेत्र के बारे में तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आईज। ठीक है, ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो कि मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। जो मानव नेत्र होता है वो एक कैमरे की भांति होता है, कैमरे के भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इसके द्वारा जो फोटो कैमरे की भांति वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना रेटिना पर बनते हैं। ठीक है, जो मतलब क्या कहते हैं, इसके द्वारा जो फोटो है ना, फोटो कैमरे की भांति वस्तु जो होता है ना, किसी चीज को आप देखो तो उसका प्रतिबिंब जो है हमारे आंख की रेटिना पर बनते हैं। ठीक है, और यह शरीर का बहुमूल्य अंग है। ठीक है,
है। अब मैं आपको फिगर समझा देता हूं। देखो फिगर मैंने बनाया नहीं है, इसको मैं आप लोगों को एक बुक के द्वारा समझा देता हूं। ठीक है, ये है आपका फिगर। फिगर समझना, जैसे आपका ये आंख है, ठीक है, ये आपका 3D में है, आंख है, और इसको मैंने बनाना सिखा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक पार्ट्स को समझेंगे। इतना पार्ट्स कोई जरूरी नहीं कि आप याद रखो, लेकिन कोई कोई पार्ट्स आपको याद रखना। जैसे ये आपको वैसे भी दिख रहा है कि ये हमारा लेंस ही है। ये देखो, ये लेंस के टाइप का, ऐसा तो लेंस होता है, तो ये हमारा लेंस है, सभी को दिख भी रहा होगा आई होप। तो ये हमारा लेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमें लेंस लिख देना है। एंड ये देखो, ये चीज जो है ना, ये आगे का ये चीज, ये हमारा आंख का पुतली होता है। क्या होता है? पुतली। और ये जो आगे इस टाइप से होता है, ये हमारा आइरिस होता है, आंख का आइरिस। ठीक है, और कार्निया जो होता है ये होता है। ठीक है, कार्निया। ओके, सब चीज समझ में आ रहा है? ज्यादा नहीं, जो पार्ट्स इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। ये आपका अंधबिंदु है। ठीक है, ये अंधबिंदु है, और ये रेटिना है। देखो ये जो मतलब इस टाइप से इसमें 3D में दिया हुआ, तो ये हमारा रेटिना है। और ये जो मतलब ये परत, ये देखो, ये परत है रक्तक, और ये दृढ़ पटल है जो बहुत ज्यादा दृढ़ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें याद रखना। ठीक है, बस यही सारी चीजें याद रखना। ये हमारा जलीय द्रव है, इसके अंदर आपका मतलब द्रव भरा होता है। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखना है। तो ये हमारा फिगर है। अब फिगर आप लोग बना लेना जैसा मैंने बताया था। एक एक पॉइंट को समझो। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दृपटल के बारे में। तो मानव नेत्र जो होता है बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है। मानव नेत्र बाहर से किससे ढका होता है? एक श्वेत अपारदर्शी, जो अपारदर्शी होता है उस परत से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दृपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृपटल। जो दृढ़ होता है, कठोर होता है, किसी चीज को अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, ताकि आंख को सुरक्षा मिले। कार्निया समझ लो, ये पॉइंट मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा है, अगर आप ऐसे याद कर सकते हो 2 मिनट में। ठीक है, एक एक पॉइंट को। आंख का जो उभरा हुआ भाग होता है, जो एक झिल्ली से ढका होता है, उसे कार्निया कहते हैं। आंख का उभरा हुआ भाग, ठीक है, जो एक झिल्ली से ढका होता है। तो ये देखो, आंख का ये जो है उभरा हुआ भाग है ना, ये कार्निया। ये देखो उभरा हुआ भाग है जो एक झिल्ली से ढका होता है, तो वही हमारा कार्निया होता है, ये चीज। ठीक है, कार्निया। बस यही चीज समझना था। ये 2 पॉइंट आपको आंख का समझ में आया। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट आप लोगों को जलीय द्रव है। कार्निया के पीछे एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। कार्निया के पीछे एक क्या भरा होता है? ठीक है, एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। तो ये हमारा कार्निया के पीछे जो है ना, एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जलीय द्रव, काचाभ द्रव। जलीय द्रव के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? काचाभ द्रव। इसमें प्रदर्शित नहीं किया गया, लेकिन इसके अंदर जो मतलब यहाँ एक काचाभ द्रव भरा होता है। ठीक है, यहाँ काचाभ द्रव, तो इसमें लिखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो या ना लिखो। ठीक है, तो काचाभ द्रव भी समझ में आ गया। छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं लिख रहा हूँ। वैसे इस चीज को मैं बहुत बड़ा लिख सकता था, लेकिन बहुत छोटा है। रेटिना, रक्तक पटल के नीचे नेत्र। ठीक है, एक बार नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहा जाता है। 2-2 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगा तो 1 और आधा लाइन में आ जाएगा। आइरिस, आपका कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहा जाता है। जो कार्निया होता है, कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। फिगर बना लेना जरूर, मैंने बनाना सिखाया है, ऑलरेडी बता दिया कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां बुक के द्वारा समझा दिया। रक्तक पटल, दृढ़ पटल के नीचे एक काली झिल्ली पाई जाती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। जो दृढ़ पटल होता है उसके नीचे एक काली झिल्ली पाई जाती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। पीत बिंदु, रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है। जो रेटिना होता है, रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है, जहां पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। भाई इतना पॉइंट आप लोग याद रखना बस। ठीक है, ये हमारे 8 पॉइंट्स हैं। मानव नेत्र का अगर आ जाए बोर्ड एग्जाम में, तो आप मानव नेत्र की परिभाषा लिखना, और ये चित्र बना देना जो मैंने दिखाया है, और ये 8 पॉइंट डिस्कस कर देना। फिर इसके बाहर आपको कुछ नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये हमारा है मानव नेत्र। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में 7 अंक यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसको याद करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना आपका मानव नेत्र है, उससे भी ज्यादा ये जरूरी है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? मतलब ये है मेंडल के नियम, मतलब जो मेंडल जी का नियम था। ठीक है, तो मेंडल के नियम में आपके 3 नियम है। 3 नियम है जो कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला क्या है? प्रभाविता का नियम, जो कि सभी को पता होगा, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम। ठीक है, दूसरा कौन सा है? पृथक्करण का नियम। तीसरा है स्वतंत्र अभिमन का नियम। क्या है? स्वतंत्र अभिमन का नियम। ठीक है,
तो ये 3 नियम हैं जो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो एक एक को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, प्रभाविता का नियम। देखो प्रभाविता का नियम क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे ताकि प्रभाविता का नियम आप लोगों को समझ में आ जाए पूरा। ठीक है, तो देखो प्रभाविता का नियम का मतलब है कि जब प्रभावी लक्षण का जीन, जो प्रभावी लक्षण का जीन होता है, अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों साथ में उपस्थित हों, मतलब जो आपका प्रभावी लक्षण है और अप्रभावी लक्षण है, दोनों के जीन जो है साथ में उपस्थित हो, तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी नहीं। तो जो प्रभावी लक्षण का जीन है वो अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। जैसे अगर प्रभावी वाला लंबा है तो पौधा भी लंबा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, और अप्रभावी लक्षण नहीं। अब ऐसे आपको ना समझ में आए तो अभी फिगर के साथ समझा दूंगा, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसका फिगर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है बोर्ड एग्जाम में। तो ये पहले आप समझ लो डिफिनेशन कि जब प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों साथ में उपस्थित हो, साथ में रखा जाए, तो प्रभावी लक्षण वाला अपना जीन जो है अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी वाला नहीं। अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले प्रभावी और अप्रभावी आपको समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले आप प्रभावी समझो। ठीक है, अगर आप लोगों ने अनुवांशिकता वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो समझते होंगे प्रभावी अप्रभावी। ठीक है, 7 लक्षण मैंने आपको बताया है, प्रभावी और अप्रभावी। तो प्रभावी में आपका मैं लेता हूं लंबा। ठीक है, यानी कि लंबा आपका प्रभावी है। देखो एक तौड़ से समझो कि मतलब जैसे उल्टा, और लंबा का उल्टा क्या होगा, बौना। बौना, ठीक है, तो आप बौना का ये नहीं लिखना, आपको बौना का लिखना है स्मॉल टी। जैसे इसका कैपिटल टी है तो इसका स्मॉल टी लिख देना। ठीक है, इसको मैं डिफाइट कर देता हूं कि आपका ये लंबा है जो आपकी प्रभावी है, और ये आपका बौना है जो कि आपका अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, कुछ समझ में आ गया पूरा। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, देखो स्केल की सहायता से बोर्ड एग्जाम में करना, इस चीज में एक जीन इससे और एक जीन इससे, दोनों से निकल आएगा और क्या बनाएगा, एक एक जीन। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जोड़ा हो जाएगा ना, जब एक एक आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कौन कौन सा, एक हो जाएगा आपका कैपिटल टी और एक हो जाएगा स्मॉल टी, और पहले आप कैपिटल टी वाला ही लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा, ये कैपिटल टी आगे, इसलिए हमारा लंबा होगा, और ये हमारा प्रभावी है। तो मैंने क्या बताया था कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के जीन साथ में उपस्थित हों तो प्रभावी लक्षण वाला ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी वाला नहीं। तो ये प्रभावी वाला ही प्रभावी बनाना, तो इसलिए ये लक्षण प्रदर्शित किया, अप्रभावी वाला नहीं। यही मैं आपको डिफिनेशन तो बता रहा था। तो अब ये हमारा फिगर हो गया। ठीक है, ये हमारा एक चित्र हो गया। अगला नियम देखो दूसरा मेंडल का, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में क्या समझना है कि कारक जो है युग्मक बनते समय, जो कारक होते हैं युग्मक बनते समय अलग अलग पृथक हो जाते हैं, और इसे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। अगर आप इसको बुक में पढ़ोगे तो 15 लाइन का रहेगा, लेकिन अगर यही आप लिख कर आओगे तो 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा, क्योंकि ये मैंने सबसे सटीक और अच्छे से लिखा है कि आप 2-3 लाइन में लिख दो और एग्जामिनर को सब कुछ समझ में आ जाए। अभी फिगर बना दोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा क्या कहा। देखो कारक जो है, मतलब कारक जो होता है वो युग्मक बनते समय, कारक से युग्मक बनता है, तो कारक जो है युग्मक बनते समय अलग अलग पृथक हो जाते हैं, इसे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कारक और युग्मक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूं लंबा वाला। ठीक है, और फिर मैं लेता हूं बौना, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी, ये तो रहेंगे ही। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब लंबे में आपको पता है क्या क्या होता है, बौने में भी पता है क्या क्या होता है कि नहीं पता, पता है, अभी मैंने जस्ट कराया है। इसमें आपका होता है कैपिटल टी और इसमें होता है स्मॉल टी। ठीक है, समझ में आया। अब कारक इसमें क्या है, कारक यही है हमारा कारक। अब कारक जो है ना वो युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाते हैं। अब कारक को हमें क्या बनाना है, युग्मक, तो कारक को हमें युग्मक बनाना, तो ये आधा आधा पृथक कर दो, बस कारक से युग्मक बन गया। तो क्या इसमें क्या हार्ड तो कुछ है नहीं। अगर आप कहो कि सर हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आपकी गलती है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड लगाना इसमें आपका। ये देखो एक टी, देखो पहले मैं गोला बना देता हूं। देखो इसमें क्या है, इसमें आपका जो है कैपिटल टी अलग हो जाएगा, एक कैपिटल टी, यहाँ एक कैपिटल टी अलग हो जाएगा, यहाँ एक स्मॉल टी अलग हो जाएगा, यहाँ एक स्मॉल टी। बस कारक से युग्मक आपका ये है, तो कारक से आपका युग्मक बनते समय ये हमारा क्या है, युग्मक, ये युग्मक है। तो कारक से युग्मक बनते समय देखो ये 2 थे, 1 बन गए, मतलब आधा आधा पृथक हो गए। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम है, मेंडल का दूसरा नियम। तीसरा नियम अब आप लोग समझ लो, तीसरा नियम भी जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही नियम है। ठीक है, मेंडल का देखो लिखा हुआ स्वतंत्र अपविहवन का नियम।
ठीक है। स्वतंत्र बीहमन के नियम में कुछ नहीं समझना, छोटा सा है कि जब दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, जैसे दो लक्षण एक साथ, ठीक है, को लेकर संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों के जीन जो है, ठीक है, जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं और आपका स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। लेकिन एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, अब देखो कैसा मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं ले रहा हूं यहां आपका गोल और पीला, क्या है, गोल और पीला, और इधर झुर्रीदार और हरा, ठीक है, झुर्रीदार एंड हरा, ठीक है, समझ में आया। अब यहां गोल का आपका होगा आर, आर मतलब होता है, देखो मैं आपको दूसरे से बता रहा हूं, आर का मतलब क्या होता है, राउंड, राउंड मतलब गोल, ठीक है, आर और आर, ठीक है, और इसका वाई एलो का वाई 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 एलो, ठीक है, पीला, और इसका झुर्रीदार। अब इसका कैपिटल का इस्तेमाल कर दो, जैसे ये स्मॉल 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 वाई, बस, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसका भी सर्च करो, आप प्रभावी में इस्तेमाल कर देना। अब यहां आप लोग देखो, यहाँ एक एक देखो, यहाँ चार है ना, तो मतलब एक इसका आएगा एक इसका आएगा, तो फिर हमारा ये क्या बन जाएगा, एक कैपिटल, एक मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहां हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ संकरण कराएंगे, ये इन दोनों को एक साथ संकरण करा दो, तो यहां हमारा क्या बन जाएगा, यहां हमारा बन जाएगा देखो, एक कैपिटल आर फिर स्मॉल आर लिख दो, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये क्या बना, ये हमारा बना गोल और पीला, यहां भी हमारा लक्षण वही मिला, गोल और पीला, बस। तो ये हमारे नियम है, जो कि मैंने आपको मेंडल का नियम है, जो तीनों नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, हर एक बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, मैंने देखा है हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है कि टिप्पणी करने में, ठीक है, ये क्वेश्चन टिप्पणी करने में आता ही आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, आपका केमिस्ट्री में आप पेपर उठा के देख लो कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, तो उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, उनके स्थान से हटाना। तो मतलब जो, ठीक है, यहां यही कह रहा कि एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह अन्य किसी परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित प्रतिस्थापित होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जाम्पल समझो फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मैं लेता हूं यहां CH4 यानी कि मेथेन, ठीक है, CH4 मेथेन, ठीक है, और प्लस मैंने ले लिया Cl2 यानी कि क्लोरीन, ठीक है, ये दोनों क्या करा, अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो देखो यहां क्या होगा, यहां हमारा बनेगा आपका CH3 है, यहां से एक देखो CH3 एक H बच जाएगा, यहां से एक Cl इसके साथ प्रतिस्थापित हो जाएगा, Cl हो जाएगा, ठीक है, और यहां प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके साथ विस्थापित हो गया ना। अब यहां हमारा एक H यहां बचा है और यहां Cl है, HCl बन गया, बस। तो यही तो हमारा है प्रतिस्थापन, ये आपका प्रतिस्थापी उत्पाद है, प्रतिस्थापन से बना है। ये हमारा मेथेन है, ये हमारा क्लोरीन है, ये हमारा क्या है, ये आपका है देखो Cl है, यानी कि ये आपका हो जाएगा Cl से क्लोरो, और इसका 4 बॉन्ड हो जाएगा तो मेथेन, और ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। तो यही चीज आपको समझाना चाहता था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल भी समझा दिया सब कुछ। अगला देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो, परिवार नियोजन पूछा है ना, परिवार नियोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखो परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। तो परिवार कल्याण हेतु मतलब परिवार के कल्याण के लिए बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया, जो परिवार है उसको नियोजित करना, कम करना, ज्यादा नहीं, ठीक है, नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। और यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो परिवार अधिक सुखी होगा, ठीक है, अधिक सुखी जीवन तथा रहन सहन अच्छा होगा, ठीक है।
तो ये हमारा 5 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को साइंस का, ठीक है, सारे साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब जगह से हैं, ठीक है। तो ये मैंने वो क्वेश्चंस बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना वो सारा नोट भी कर लेना। मैंने मेंडल का नियम बताया, श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कैसे है, सब कुछ उन सबको नोट बना लेना, उसको नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप इसको पहले से तैयार रखो, ठीक है। और ये छोटे क्वेश्चंस भी हैं, बड़े क्वेश्चंस भी हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।